वेलकम टू लॉ ज्ञान भारत चैनल। ये वीडियोस थोड़ा लेट में हम लोग डाल रहे हैं और बहुत लोगों का ये डिमांड था कि मॉर्गेज के ऊपर हम लोग वीडियो डालें। तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मॉर्गेज और यह मॉर्गेज होता क्या है। पहले ये चीज़ बता दें कि मॉर्गेज जो है वो सेक्शन 58 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया गया है। मॉर्गेज एक चीज़ में हमेशा सबका कन्फ्यूजन रहता है, मॉर्गेज और एक हाइपोथिकेशन और एक प्लेज, क्या ये तीनों चीज़ सेम है? ये तीनों चीज़ सेम नहीं है, क्योंकि मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील करता है और ये हाइपोथिकेशन प्लेज मूवेबल प्रॉपर्टी में डील करता है। ये आप जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे तो उसमें ये दोनों चीज़ आपको डिटेल्स में बताए जाएंगे। बाकी ये मॉर्गेज आपका टीपी एक्ट में कवर्ड है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो मॉर्गेज होता क्या है? मॉर्गेज ये है कि एक सिंपल, अगर आसान भाषा में हम लोग समझेंगे तो कोई भी चीज़ हम अगर लोन में लेते हैं तो लोन के रिपेमेंट के लिए एक जो सिक्योरिटी देते हैं उसको बोलते हैं मॉर्गेज। अगर वो सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी हुआ तो वो मॉर्गेज बन जाएगा, और अगर सिक्योरिटी मूवेबल प्रॉपर्टी हुआ तो वो हो जाएगा प्लेज। एग्जांपल, बैंक से 1 करोड़ का हमने लोन लिए। एक होता है गोल्ड लोन और एक होता है कोलैटरल लोन, मतलब कोलैटरल सिक्योरिटी जो दिया जाता है। तो अगर गोल्ड आप देते हो तो गोल्ड हो जाएगा मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो बोल जाएगा, उसको बोलेंगे प्लेज। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम लोग सिक्योरिटी के हिसाब से देते हैं तो वो हो जाएगा मॉर्गेज। अभी हम आते हैं सेक्शन 58। सेक्शन 58 क्या बोलता है वो हम लोग बताते हैं। सेक्शन 58 ये कहता है, मॉर्गेज इज, ध्यान से लिखना, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो, ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट। किसमें? इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। किस लिए? फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी, फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी which has been advanced or to be advanced, or for existing or future debt, or for performance of an engagement which may give rise to pecuniary limits। ये सेक्शन 58 में दिया गया है कि मॉर्गेज किसको बोलते हैं। ये जो डिफ़ाइन हुआ है मॉर्गेज, इसमें ही सारा एसेंशियल्स है। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन जो जुडिशियल एग्जाम में से आते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ मॉर्गेज, ये सारा डेफिनेशन में ही इटसेल्फ सारा एसेंशियल दिया गया है। इसको हम लोग ब्रेकअप करके पढ़ेंगे। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट। किस में? इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। किस लिए? फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी फॉर रिपेमेंट ऑफ मनी विच हैज़ बीन एडवांस्ड। मतलब ये जो इंटरेस्ट है, अभी ये ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो भी ज़मीन जायदाद, जो भी बिल्डिंग है, उसमें एक इंटरेस्ट दिया जाता है। फुल्ली ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। अगर फुल्ली ट्रांसफ़र किया जाएगा तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट चला जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेल। सेल और मॉर्गेज में यही डिफरेंस है, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट होता है और इसमें एब्सोल्यूट जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफ़र होता है। किस में? सेल में। तो ये सेल और मॉर्गेज में अंतर है।
तो मॉर्गेज ये बोलता है ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट जो इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए, कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। फॉर द पर्पज़ ऑफ, क्यों, कारण क्या है, सिक्योरिटी के लिए। क्या सिक्योरिटी? रिपेमेंट ऑफ मनी, अगर कोई पैसा दिया गया है विच हैज़ बीन एडवांस्ड, ऑलरेडी दिया गया है, या फिर देने वाले हैं, एडवांस करने वाले हैं, तो पैसे के लिए सिक्योरिटी देने के लिए हम लोग मॉर्गेज देते हैं। इसका एग्जाम्पल भी समझाएंगे। और फॉर एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेप्ट, अभी डेप्ट क्या है, ए बी को 50,000 दिया, मतलब बी ने रिसीव किया ए से 50,000, ठीक है। अभी 50,000 जो दिया, बी हो गया डेटर और ये हो गया क्रेडिटर। ये जो 50,000 है इसको बोलते हैं डेप्ट, ठीक है, क्लियर। अभी एग्जिस्टिंग डेप्ट क्या है, फ्यूचर डेप्ट क्या है। एग्जिस्टिंग डेप्ट मतलब आज के दिन में मैं बैंक को गया और 1 करोड़ का लोन लिया, उसके बदले में मैंने अपनी बिल्डिंग उसको मॉर्गेज कर दी, तो उसमें मॉर्गेज में दिया है, उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग डेप्ट, ठीक है। अभी फ्यूचर डेप्ट क्या है, फ्यूचर डेप्ट ये है, अगर सपोज़ फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि ए ने बी को कहा कि हाँ मैं आपको 50,000 दूंगा जब बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ठीक है, समझ गया। तो ये फ्यूचर है, आज तो बन गए, हालांकि जब बने नहीं थे इलेक्शन से पहले, तो मैंने ए से प्रॉमिस किया कि मैं 50,000 दूंगा जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अभी मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो ये जो फ्यूचर वो अभी करंट में बदल गया, एग्जिस्टिंग बन गया, ठीक है। पर पहले डेट बनने से पहले वो फ्यूचर था, तो ये है एग्जिस्टिंग और एक फ्यूचर डेप्ट। अभी थर्ड पॉइंट में आता है, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट। अभी एंगेजमेंट क्या है, एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं। एक चीज़ में एंगेज कब होते हैं, 2 पार्टी, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये कहाँ पे लिखा गया, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शंस 2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा गया है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे उसमें हम लोग समझाएंगे। तो परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट व्हिच मे गिव राइज टू पिक्यूनरी लाइबिलिटी। अभी पिक्यूनरी क्या है, पिक्यूनरी का डिक्शनरी मीनिंग है मॉनिटरी, मतलब पैसा, लाइबिलिटी मतलब जो लाइबल है, जिसको देना है। अभी एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट मतलब है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जनरली क्या होता है, गवर्नमेंट में जब टेंडर निकलता है, तो कोई भी सपोज़ एक रोड बनाने का टेंडर निकलता है, तो कुछ स्पेसिफिक कुछ टेंडर में ये होता है कि अगर टेंडर में जो काम दिया जाता है, सपोज़ कंस्ट्रक्शन होगा एक रोड का, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शंस का एक मेंटेनेंस का पीरियड रहता है, सपोज़ 3 साल के अंदर अगर कोई भी जो चीज़ प्रोजेक्ट में खराबी आती है, या फिर रास्ता बनाया गया, रास्ता अगर ख़राब हो जाता है, तो उसका जिसने वो जो कॉन्ट्रैक्टर काम किया उसका लाइबिलिटी बनता है उसको ठीक करने के लिए। तो फॉर द पर्पस ऑफ वो जो परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट, मतलब इस केस में टेंडर मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट का काम दिया गया है वो है एंगेजमेंट। कॉन्ट्रैक्ट बना कि एक कॉन्ट्रैक्टर वो रास्ता बनाएगा, तो वो है एंगेजमेंट। व्हिच में गिव राइज टू पिक्यूनियरी लिमिट्स, उसमें जो कंडीशंस टेंडर में दिया जाता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर जो रोड बनाया अगर 3 साल में वो ख़राब हो जाता है तो उसको वो पूरा भरपाई करेगा। तो उसके लिए क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा अपना कुछ चीज़ वो सिक्योरिटी के पर्पस में दे जाता है। फॉर एग्जांपल ये घर देता हूँ, अगर मैं भरपाई नहीं करूँगा तो मेरे घर के सेल से रिकवरी की जाएगी। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये इसी चीज़ को बोलता है। फर्स्ट पॉइंट रीपेमेंट मनी, जो बैंक का केस है। सेकेंड पॉइंट एग्जिस्टिंग फ्यूचर डेट, अगर कोई चीज़ आप सप्लाई करते हो आज के डेट में तो एग्जिस्टिंग डेट बन गया, अगर फ्यूचर डेट में करते हो तो वो फ्यूचर डेट बन गया। और बाकी ये कॉन्ट्रैक्ट केस में जो परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट व्हिच में गिव राइज टू पिक्यूनियरी लिमिट, ये है डिफिनेशन है 58 का। इसका एसेंशियल्स क्या है, एसेंशियल्स सेम है, उसमें कोई टेंशन लेने का नहीं है। एसेंशियल्स ये है, देयर इज़, फर्स्ट आपको लिखना है फर्स्ट पॉइंट में कि देयर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट। ये है पहला एसेंशियल, फर्स्ट क्या है, देयर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट एंड देयर मस्ट बी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या आप जानते हो, क्या क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्या मूवेबल प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक मतलब वो स्पेसिफाइड होना चाहिए। फॉर द पर्पस, किस पर्पस के लिए, ये जो तीनों हैं इनको बोला जाएगा कंसिडरेशन। मतलब सिक्योरिटी मतलब कंसिडरेशन मतलब इफ़ यू आर गिविंग समथिंग देन यू हैव टू राइट टू गेट समथिंग इन रिटर्न। अगर मैं कुछ दे रहा हूँ मतलब मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। तो अगर ये सिक्योरिटी दे रहा है मतलब अगर अपना प्रॉपर्टी दे रहा है तो उसको तो कुछ मिलना चाहिए। तो ये है आपका कंसिडरेशन, रीपेमेंट ऑफ मनी। मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ किस लिए, मुझे मनी वापस देना है, अगर नहीं दिया तो प्रॉपर्टी से रिकवरी हो जाएगा।
वैसे ही डेप्ट का केस है, एक मनी और एक डेप्ट और एक परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट व्हिच में गिव राइज टू पिक्यूनियर लायबिलिटी। क्लियर ये कॉन्सेप्ट? अगर डाउट है तो कमेंट्स में कमेंट कीजिए, तो उसको भी हम लोग समझा देंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, कितने प्रकार के मॉर्गेज हैं। ये बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है सबका कि ये याद नहीं रहता है कैसे। इसको आपको रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझो, अपने लैंग्वेज में लिखो, कोई बुकिश लैंग्वेज लिखने का ज़रूरत नहीं। थोड़े थोड़े जो की वर्ड्स हैं वो की वर्ड्स आपको लिखने होंगे, क्योंकि की वर्ड्स के और कोई आसान भाषा नहीं होते। तो आपको वो जो भी आंसर होंगे उसको आप की वर्ड्स को थोड़ा याद रखना है। रट्टा नहीं मारोगे, आज रट्टा मारोगे तो कल भूल जाओगे, फिर रट्टा मारोगे फिर परसों भूल जाओगे, ऐसे ही चलता रहेगा प्रोसेस और आप मेंस में कभी पास नहीं कर पाओगे। इसलिए रट्टा मारने का नहीं है। समझो, अभी कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको। मॉर्गेज का टाइप्स बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी आसान है, डरने का नहीं है। एक बार समझ जाओ, आँख बंद करके भी सारा चीज़ याद आ जाएगा। कैसे? एक है मॉर्गेज का सिंपल साधारण, और है मॉर्गेज बाय, ये वर्डिंग को आपको समझना है, कंडीशनल सेल। नेक्स्ट है यूसुफ्रक्चुअरी, फिर उसके बाद है इंग्लिश, उसके बाद है बाय, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, और लास्ट में है एनोमैलस मॉर्गेज। क्लियर? सिंपल मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, एनोमैलस मॉर्गेज। अभी स्टूडेंट्स का बहुत ही सारा मतलब कन्फ्यूजन रहता है सेक्शंस, कैसे सेक्शन याद रखेंगे, क्योंकि आपका जो प्रीलिम्स है उसमें आपको सेक्शंस पूछता है। सपोज़ ये 50 मॉर्गेज आपका सेक्शन 58 में डिफाइन किया गया है, तो उसमें आपको पूछेगा कि सिंपल मॉर्गेज क्या है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल क्या है, और यूसुफ्रक्चुअरी क्या है, इंग्लिश। इसका कंपैरिजन भी आता है मेंस में क्वेश्चंस, वो कंपैरिजन का दूसरा एक वीडियो बनाएंगे, इजीली समझा देंगे आपको, उसको पूरा रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं। तो अभी समझते हैं इसका सेक्शन कैसे याद रखेंगे। देखिए, सिंपल का आता है सेक्शंस 58B में। अभी ये मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल्स, यहाँ पे सी लिखा गया है, इसलिए ये है सेक्शंस 58C। तो कन्फ्यूज नहीं है। एक तो ये जो पहले ABC अल्फ़ाबेटिक ना, ए को छोड़ देना है, ए नहीं है, तो सिंपल आ गया बी में। अभी नेक्स्ट आ गया सी, कंडीशनल सेल। प्रीलिम में पूछेगा मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल किस में मेंशन किया गया, 58A दे दिया होगा, 58C दे दिया होगा, डी दे दिया होगा, ई हो गया। कन्फ्यूज़ नहीं होना है। सी मतलब कंडीशनल सेल मतलब सी, तो यहाँ पे सी डालना है। बाकी सी के बाद यूसुफ्रक्चुअरी, ये है सेक्शंस 58D। अभी आप बोलोगे ये तो यू है, इसको कैसे डी याद करेंगे? भाई थोड़ा तो आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे प्रैक्टिस करने से हो जाएगा सब। ये देखो ई, 58E। देखो ये मतलब खुद एक्ट ने अपने स्टूडेंट्स को याद रखने के लिए ई दे दिया, यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पे सी दे दिया, यहाँ पे सी हो गया। और थोड़ा या तो ये दोनों को तो आप याद कर ही सकते हो। अभी ये डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स 58F, और ये लास्ट को भाई साहब जनाब जो बच गए हैं, जो रेसिडुअल है, ये आ गया 58G। कंफ्यूज नहीं होना है। सी मतलब कंडीशनल सेल, ज़्यादा ही ये तीनों क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश मॉर्गेज कौन से सेक्शन में, तो कौन से सेक्शन ऑफ सब क्लोज में दिया गया आपको, ई मतलब ई में इंग्लिश में याद रखना है, और सी जो है ये दोनों हालांकि ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और कुछ केसेस में ये भी पूछे जाते हैं। तो ये 58D। अभी हम लोग 1 2 3 4 5 6 जो 6 टाइप्स के मॉर्गेज है उनको हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। कैसे? सिंपल। अच्छा, इसमें और एक चीज़ है वो भी बता देता हूँ, जो कैसे हम लोग मॉर्गेज होता है वो सेक्शंस 59 में दिया गया है। मतलब मॉर्गेज कैसे किया जाता है। मॉर्गेज क्या होता है? एक मॉर्गेज डीड बनता है। मैं हूँ मॉर्गेजर, मतलब मैं मॉर्गेज दे रहा हूँ, अपना प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख रहा हूँ। सपोज़ मैं बैंक के पास जाऊँगा, मुझे लोन चाहिए 1 करोड़ का। बैंक बोलेगा अगर 1 करोड़ का लोन चाहिए तो आप कुछ सिक्योरिटी लाइए। ठीक है, मेरे पापा की ज़मीन है, वो फसल होती है उसमें, तो ठीक है ले आओ। उसका वैल्यूएशन सपोज़ 1.5 करोड़ का है, तो वो मॉर्गेज डीड बनेगा। मॉर्गेज डीड में मैं साइन करूँगा, बैंक वाले साइन करेंगे, तो उसमें
ये एक टाइप, ये एक जो प्रोसेस है ये इन राइटिंग होता है और रजिस्ट्रेशन भी होता है, ठीक है। और एक प्रोसेस कुछ कुछ केसेस में ये होता है, आप बैंक के पास जाओगे, कुछ सिर्फ राइटिंग रहेगा, और आपको क्या होता है, बैंक जो है ओरिजिनल जो होता है ना ROR, रिकॉर्ड ऑफ राइट, या फिर जो उसको पट्टा बोलते हैं, वो बैंक में रख लेगा। मतलब आपको सिर्फ राइटिंग में आप साइन वाइन करोगे और वो मॉर्गेज डीड कुछ नहीं बनेगा, खाली सिंपल एक सिंपल कागज़ में लिखा होगा, हाँ मैं ये इतना लोन ले रहा हूँ, इसके बदले में अपना ये जो प्रॉपर्टी में मॉर्गेज रख रहा हूँ, और मैं क्या करूँगा, सिंपली ये जो ओरिजिनल ROR है ये उसको बैंक वाले को दे दूँगा, ठीक है। उस केस में क्या होता है, ये जो डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स में कुछ भी फॉर्मेलिटी का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं जाके बैंक में अपना ROR जमा कर दिया, रिकॉर्ड ऑफ राइट जो पट्टा है वो जो जमा कर दिया, वो बैंक से लोन ले आया। ये मेनली साउथ इंडियन में चलता है। आप देखोगे साउथ इंडियन में मूवी में वो क्या होता है, जो ज़मींदार होता है वो गरीब किसानों से अपना वो जो ओरिजिनल पट्टा होता है वो छीन के ले जाता है, हाँ पैसा नहीं दिया चल। तो ये उस टाइप का बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल, मतलब जिसके पास टाइटल है वो है ओनर, ठीक है। ये मेनली साउथ इंडिया में चलता है, नॉर्मली राइटिंग रजिस्टर्ड में होता है। और इस केस में ये थोड़ा एक्सेप्शन है, इसको इक्विटेबल मॉर्गेज ही बोलते हैं इंग्लिश लॉ के हिसाब से। मतलब अपना जो ब्रिटिश टाइम के जो लॉ होते हैं, ब्रिटिश जब राज करते थे तब ये इसको इक्विटेबल मॉर्गेज उसको बोलते हैं। इंडिया में तो अपना डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स बोलते हैं उसको, ये भी वैलिड है ज़्यादातर साउथ इंडिया में, ठीक है। अभी हाँ, अभी सेक्शन 59 थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम लोग जाएंगे टाइप्स में, डिटेल्स में। सेक्शन 58 बोलता है मोड, कैसे हम लोग करेंगे मॉर्गेज, कैसे लेंगे। एक चीज़ मोड का बेसिक ये चीज़ बताता है, अगर जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है जो ड्यू है जिसको देना है, अगर वो वैल्यू लेस देन 100 है, अगर 100 रुपये से नीचे है, तो उसका रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर कुछ भी डीड हुआ है, मॉर्गेज डीड हुआ है, कुछ तो लिखा पड़ा तो होगा ना, तो उसका रजिस्ट्रेशंस कंपलसरी नहीं है अगर 100 रुपये के नीचे। अगर 100 रुपये के ज़्यादा है, 100 रुपये से ज़्यादा, तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, समझ गए। बट ये जो रूल है ये सारा सेक्शन 59 में लिखा गया है। इसमें ये एक्सेप्शन सेक्शन सिंपल मॉर्गेज में ये बोलता है कि भाई आपका प्रिंसिपल 100 रुपये से नीचे हो और 100 रुपये से ज़्यादा हो, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है। लॉजिक क्या है भाई, बोल तो दिया पहले, सिंपल सा एक तो लॉजिक तो बता दिया, फिर यहाँ पे सिंपल के केस में क्यों बता दिया कि आपका 100 रुपये से कम हो या ज़्यादा हो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है। लॉजिक ये है, ये भाई साहब जो है, जो सिंपल मॉर्गेज वाले हैं, ये बोलते हैं कि जो मॉर्गेजर है, मॉर्गेजर मतलब वो मैंने पैसा लिया, मैं मॉर्गेजर, जिसने मुझे पैसा दिया वो मॉर्गेजी, तो मैं उसमें ये सिंपल मॉर्गेज में ये बोलता है कि मॉर्गेजर इज़ पर्सनली लाइबल टू पे। उसमें और एक फीचर्स ये है, जो प्रॉपर्टी का ओनरशिप है एंड पोजेशन, वो दोनों ही किसके पास रहता है, वो मॉर्गेजर के पास रहता है। क्लियर। तो ये जो पर्सनली लाइबल है, तो अगर लिखा पढ़ा नहीं है, पर्सनल लाइबल मतलब थोड़ा ज़्यादा, लाइबिलिटी ज़्यादा है, रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए तो जो जिसने भी लॉ बनाया तो बोला कि अगर रिस्क थोड़ा ज़्यादा है तो उसको रजिस्ट्रेशन भी कर देते हैं, मतलब लॉफुली उसको पूरा ज़्यादा वैलिडिटी देते थे। इसलिए सिंपल मॉर्गेज के केस में आपका प्रिंसिपल जो मनी है, जो भी पैसे आपको लौटाना है, वो अगर 100 रुपये से ज़्यादा हो या कम हो, वो आपको सिंपल मॉर्गेज के केस में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है। लॉजिक उसमें पर्सनल लाइबिलिटी है, ठीक है। अभी आप पूछोगे, फिर हम पूछेंगे इंग्लिश मॉर्गेज का बता देंगे। आपका देखिए ये जो केस है आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है सिंपल मॉर्गेज के केस में, बट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है अगर इस प्रिंसिपल अमाउंट लेस देन 100 है, तो ये मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल हो या फिर यूसुप्रोक्चरी मॉर्गेज हो या फिर इंग्लिश मॉर्गेज हो, इस केस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। क्लियर। इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्योंकि इसमें पर्सनल लाइबिलिटी है। बाकी ये तीनों केस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है अगर प्रिंसिपल वैल्यू, जो भी पैसा का वैल्यू है, वो 100 से लेस है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी 59 खत्म। अच्छा, आप बताओगे कि ये चारों चीज़ के बारे में बता दिया, फिर डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स और एनुअल मॉर्गेज के बारे में बताया नहीं। भाई कैसे बताएगा, क्योंकि डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड सेल्फ बोलता है, वो खुद बोलता है भाई मेरे लिए कोई लिखा पढ़ी मत करो,
मेरे हिसाब से डिपॉजिट, मेरा नाम बोलता है डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, आप टाइटल डीड डिपॉजिट करो, पैसा ले जाओ, इसलिए लिखा पढ़ी मत करो। इसलिए अगर लिखा पढ़ी ज़रूरत नहीं है तो फिर रजिस्ट्रेशन का बात ही कहाँ से आता है। बाकी ये आगे एनोमालस, नाम ही समझ लो, एनोमालस गए गुजरे, मतलब जो बच्चा कुछ इसमें नहीं आया वो इसमें डाल दिए। कुछ ऐसे भी कंडीशंस दोनों पार्टी चाहे तो कंडीशन अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो अगर ये कंडीशंस में नहीं आए, 1 2 3 4 5 के नहीं आए, तो जो भी बच्चा कुछ है वो एनोमलस, मतलब समझ जाना। आप अगर एक मॉर्गेज डीड बना है उसमें जो भी सिंपल मॉर्गेज का कंडीशन नहीं है, या फिर कंडीशनल सेल का कंडीशन नहीं है, या फिर यूसुफ्रक्चर का कंडीशन नहीं है, या फिर इंग्लिश का कंडीशन नहीं है, या फिर तो फिर वो बच्चा कुछ है यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब। तो ये भाई साहब है जो है, ये है शिव देवता, मतलब सारा जो विष है वो निगल लेंगे। चलो अभी हम लोग समझते हैं कंपैरिजन करके। सिंपल में हम लोग मैंने बता दिया कि जो है ये पर्सनल लायबिलिटी है। अभी पर्सनल लायबिलिटी क्या है वो भी हम बता देते हैं। और जो ओनरशिप है, मतलब ओनरशिप एंड पोजीशन जो भी है वो मॉर्गेजर के पास रहेगा। ठीक है, अभी ए है मॉर्गेजर, मतलब जिसने पैसा लेने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया, और मॉर्गेजी जिसने पैसा दिया और प्रॉपर्टी को अपने सिक्योरिटी के लिए अपने पास रखा। सिंपल में पर्सनल लायबिलिटी। अभी पर्सनल लायबिलिटी क्या है? पर्सनल लायबिलिटी मतलब अगर मैं मॉर्गेजर हूँ, मैंने पैसा लिया, ठीक है, बी से मैंने पैसा लिया और मैंने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी। इसमें क्या है, मैंने ओनरशिप, जो प्रॉपर्टी है वो मेरे पास ओनरशिप है, मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया, पोजीशन भी मेरा है, बट पर्सनल लायबिलिटी है। अगर मैं उसमें कंडीशंस ये लिखता हूँ कि जो मॉर्गेज डीड में कि मैं पर्सनल लायबल हूँ, अगर पर्सनल लायबिलिटी है तो आँख बंद करके ये सिंपल मॉर्गेज है। ठीक है, अब ये थोड़ा इसका कंपैरिजन इंग्लिश के साथ बोल देते हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी क्या होता है, इसमें भी पर्सनल लायबिलिटी है। अच्छा, आप बोलोगे ये ओनरशिप पोजीशन, वो भी आते हैं धीरे धीरे करके। यहाँ पे कंडीशनल सेल और यूसुफ्रक्चर में पर्सनल लायबिलिटी नहीं है। अच्छा, आपको यहाँ पे रेमेडी भी बताएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कंडीशंस है? इसमें ये है, देखिए यहाँ पे वर्डिंग क्या दिया गया है, कंडीशनल सेल। ठीक है, तो उसमें वही वर्डिंग उस जिस हिसाब से नाम है उसी हिसाब से उसका डिस्क्रिप्शन में है। मॉर्गेजर क्या करता है, ऑस्टेंसिवली, जो ऑस्टेंसिबल ओनर होना है, सेक्शंस कहाँ पे, सेक्शन 41 में, ऑस्टेंसिवली या फिर कंडीशनली, देखो वर्डिंग सेम है, कंडीशनली, यहाँ पे कंडीशनली क्या करता है, ना सेल करता है, क्या, ना प्रॉपर्टी विथ ए कंडीशन दैट, क्योंकि कंडीशनल सेल है। तो क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर जो प्रॉपर्टी, अगर पेमेंट, जो मनी है, अगर वो ड्यू डेट से पहले पेमेंट हो जाता है तो फिर ये ट्रांसफ़र जो होता है वो रीट्रांसफ़र करेगा, नहीं, ट्रांसफ़र आपका इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, और अगर पेमेंट नहीं होता है ड्यू डेट से पहले, जो मॉर्गेज मनी या फिर जो अमाउंट आपको वापस करना है वो अगर पेमेंट नहीं होता है, तो फिर क्या होता है, जो सेल बना है, मतलब कंडीशनल सेल हुआ था, वो कंडीशनल सेल विल बिकम एब्सोल्यूट। क्लियर? मतलब अगर पैसा दे दिया, जो ट्रांसफ़र हुआ था कंडीशनल सेल वो इनवैलिड हो जाएगा। अगर पैसा नहीं दिया तो जो सेल कंडीशनल सेल होता है वो पक्का सेल बन जाएगा, एब्सोल्यूट सेल बन जाएगा, मतलब उसको प्रॉपर्टी पूरा उसके नाम पे चला जाएगा। एब्सोल्यूट वर्ड मतलब पूरा, एब्सोल्यूटली ट्रांसफर मतलब सेल हो गया, उसके नाम पे चढ़ गया। ठीक है, अभी इसमें और एक कंडीशन, ये तो पहला कंडीशन है, मतलब अभी हम लोग मॉर्गेज में कंडीशनल सेल समझ रहे हैं। दूसरा ये है कि जो भी कंडीशंस ये दोनों हैं वो आपका शैल बी एम्बॉडीड इन द डॉक्यूमेंट, मतलब जो मॉर्गेज डीड है उसमें वो ये जो कंडीशन है वो सारा मेंशन होना ज़रूरी है। समझ गए? अभी इसमें प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफ़र हो गया तो पोजीशन भी तो मॉर्गेज के पास चला जाता है। ठीक है ना? इसमें क्या होता है, ओनरशिप पोजीशन दोनों इसके पास रहता है, मॉर्गेजर के पास रहता है। यहाँ पे उसको ट्रांसफ़र हो जाता है क्योंकि कंडीशनल सेल वर्ड होता है तो उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। क्लियर? अभी यहाँ पे आता है रेमेडी मतलब अगर मॉर्गेजर, सपोज़ मैंने पैसा लिया था, मैंने पैसा वापस नहीं किया, किसको, मॉर्गेजी को वापस नहीं किया, तो मॉर्गेजी को कुछ तो रेमेडी होना चाहिए। उसका क्या रेमेडी है? सिंपल के केस में रेमेडी ये होगा, मॉर्गेजर, मैं हूँ मॉर्गेजर, मैंने पैसा लिया था,
पोजेशन ओनरशिप जो प्रॉपर्टी है वो मेरे पास है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो जो मॉर्गेजी है वो कोर्ट में जाके केस करेगा। क्या केस करेगा? वो कोर्ट में जाके केस करके ये डिक्री लाएगा जो प्रॉपर्टी मैंने मॉर्गेज पे दिया था उसको, वो प्रॉपर्टी सेल होगा। और सेल होने के बाद वो सेल जो बिक्री होने के बाद वो जो पैसा आएगा बिक्री से, वो मेरा मॉर्गेज प्रॉपर्टी का जो लोन हुआ था उसको वो रिपेमेंट करेगा। अगर सपोज फॉर एग्जांपल मॉर्गेज का वैल्यू था 1 करोड़ और जो प्रॉपर्टी दिया गया था, प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद प्रॉपर्टी का ऑक्शन सेल होगा, मतलब ऑक्शन होगा, वो आपका सीपीसी में है। सेल कैसे होगा? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, उसको फिर उसके बाद सेल होता है, वो हम सीपीसी में बात करेंगे। तो 1 करोड़ का प्रॉपर्टी था, उसको सेल होने के बाद 80 लाख का पैसा आया, बट ये प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो है वो मिलके 1 करोड़ हो गया। तो बाकी 20 लाख का जो शॉर्टेज है पर्सनल लाइबिलिटी, मतलब दूसरे प्रॉपर्टी से फिर वो 20 लाख रिकवरी होगा। क्लियर? पर्सनल लाइबिलिटी। अच्छा, ये सिंपल केस में रेमेडी तो ये है कि कोर्ट के पास जाएगा, वो सेल की अर्जी डालेगा और कोर्ट डिक्री देगा, हाँ भाई उसको प्रॉपर्टी को सेल करो और जो पैसा है उससे मॉर्गेजी को पेमेंट करो। क्लियर? यह रेमेडी। अभी मॉर्गेज में कंडीशनल सेल में क्या है, ये भाई साहब जो है मॉर्गेजी जो हैं उनके नाम पर प्रॉपर्टी ऑलरेडी चला गया है, बस खाली कंडीशंस दिया गया है कि हाँ रिपेमेंट नहीं करता है तो फिर वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, सेल मतलब पूरा कंप्लीट सेल हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो रेमेडी है किसका, जो मॉर्गेजी का जो रेमेडी है, ये भाई साहब क्या करेंगे ना, सूट फॉर फोरक्लोजर। सूट फॉर फोरक्लोजर करेंगे। कौन करेगा? मॉर्गेजी करेगा। अच्छा, ये रीज़न क्या है? यहाँ पे तो प्रॉपर्टी सेल करने के लिए बोला, यहाँ पे क्यों फोरक्लोजर बोला? अभी इस फोरक्लोजर का मतलब समझ लो आप क्या। फोरक्लोजर मतलब ये है कि अगर मॉर्गेजर पैसा नहीं देता है, कंडीशनल सेल में क्या हुआ, मैं हूँ मॉर्गेजर, मैंने मॉर्गेजी को क्या हुआ, कंडीशनली सेल कर दिया उसको, मतलब प्रॉपर्टी उसको दे दी, उसका कंडीशन देके प्रॉपर्टी उसको दे दिया, उसके नाम पे कर दिया। अभी मॉर्गेजी प्रॉपर्टी जब मैंने पैसा उसको वापस नहीं किया तो मॉर्गेजी क्या करेगा, वो केस करेगा कोर्ट में, डिक्री लाएगा कि मॉर्गेज एब्सोल्युटली रेस्ट्रेनिंग क्या करेगा वो ना, मुझे मतलब मॉर्गेजर को वो एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन करेगा अपने प्रॉपर्टी को रिडीम करने के लिए। मतलब अभी मैं इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, ज़्यादा लिखने के लिए सुविधा होगा। अच्छा, मॉर्गेजर का क्या राइट है तो होता है, मॉर्गेजर का राइट होता है रिडेम्पशन का। रिडेम्पशन मतलब मैं पैसा दूंगा और अपने प्रॉपर्टी को फ्री करूंगा मॉर्गेज से, ठीक है। फ्री फ्रॉम इनकम्ब्रेंसेस उसको बोलते हैं, फ्री फ्रॉम इनकम्ब्रेंसेस, ठीक है ना। तो मैं जो मॉर्गेजी है वो पे केस करेगा, उसमें डिक्री लाएगा एब्सोल्युटली परमानेंटली रेस्टोरिंग द मॉर्गेज टू रिडीम द प्रॉपर्टी, मतलब और वो अगर एक डेट के अंदर वो पेमेंट नहीं हुआ है तो कंपल्सरी उसको डिबार कर दिया जाएगा, किसको, मॉर्गेजर को, अपने प्रॉपर्टी को रिडीम करने के लिए और पैसा देने के लिए। क्लियर? मॉर्गेज कंडीशनल सेल क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं यूसुफ्रक्चुरी। यूसुफ्रक्चुरी का मतलब है यूसुफ्रक्ट, FRUCT। इसका मतलब है जो भी रेंट्स या प्रॉफिट्स है, इसमें क्या होता है ना, पोजीशन डिलीवरी होता है। ओनरशिप रहता है मॉर्गेजर के पास, बट पोजीशन जो होता है वो उसके पास चला जाता है, या फिर इमीडिएटली चला जाता है, या फिर कुछ एग्रीमेंट बनता है कि हाँ इस इतने दिनों के अंदर मैं डिलीवरी पोजीशन उसको दे दूंगा। तो बट उसमें कंडीशन क्या है, ये एक मॉर्गेज है जिसमें मॉर्गेजर क्या होता है, अपना प्रॉपर्टी उसके डिलीवरी दे देता है, उसमें से जो प्रॉपर्टी से जो रेंट्स या फिर प्रॉफिट्स आएंगे, सपोज़ एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज़ एक बिल्डिंग है, मैंने 1 करोड़ का एक लोन लिया है 20 से, और वो कंडीशन इसमें लिखा है, उसमें ये दिया गया है कंडीशन कि जो प्रॉपर्टी से जो भी रेंट आएगा वो मॉर्गेज मनी के थ्रू आपका रिकवरी होगा। मतलब सपोज़ 1 करोड़ का मैंने लोन लिया है, सपोज़ 1 लाख का आपका रेंट आता है एक बिल्डिंग से, ठीक है ना। तो मॉर्गेज क्या करेगा, जो रेंट आता है उसको आपका एडजस्ट करेगा जो भी मॉर्गेज मनी ड्यू है। एग्जांपल दे देते हैं, सपोज़ मॉर्गेज है कितना, 1 करोड़ का, ठीक है, बट बिल्डिंग का सपोज़ सालाना पर एनम आपका 10 लाख का, 10 लाख रेंट आता है, ठीक है ना। तो मॉर्गेजर बोल दिया भाई मैं आपको डेट, इसमें क्या होता है मॉर्गेजर ये कंडीशन रहता है कि जो भी रेंट आएगा रेंट से एडजस्ट करो।
तो जब तक जो रेंट 1 करोड़ प्लस जो भी इंटरेस्ट है, वो रेंट जो इनकम जो बिल्डिंग से निकलेगा वो एडजस्ट होता रहेगा। इसलिए यहाँ पे यूसुफ मॉर्गेज में कोई टाइम लिमिट नहीं रहता है, ठीक है ना। अगर 100 का कुछ कुछ केस में 100 साल, 50 साल, 60 साल ऐसे भी होता है। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ये होता है कि अगर यूसुफ मॉर्गेज में कोई टाइम लिमिट नहीं रहता है, क्योंकि वो जो रेंट आएगा कंडीशन यही रहता है कि रेंट से ही एडजस्ट होगा जो भी मॉर्गेज मनी हो और प्रिंसिपल। समझ गए। इसमें सेल हो गया, इसमें आपका रेंट से प्रॉफिट से आपका एडजस्ट होगा। अभी आता है इंग्लिश। ये जो भाई साहब हैं ये थोड़े मिक्सचर टाइप के हैं। अभी मिक्सचर टाइप के क्या हैं, जो इंग्लिश के आदमी होता है ना, जो फॉरेन के आदमी, वो थोड़े मिक्सचर होते हैं। तो ये किन के मिक्सचर हैं, ये सिंपल के एंड मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। आप बोलोगे मिक्सचर कैसे हुआ भाई, सिंपल मॉर्गेज में पर्सनल लायबिलिटी था तो इसमें भी पर्सनल लायबिलिटी है, और मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में कंडीशन ये था कि आपका प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देगा उसको, ठीक है ना, प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र कर देगा। और उसमें ये कंडीशन दे देगा, अगर पैसा आपका वापस दे देता है तो फिर वो रीट्रांसफ़र हो जाएगा, अगर वापस नहीं देता है तो उसका रेमेडी क्या है। अभी कंडीशनल में सेल में रेमेडी है, समझ गए। और यूसुफ्रक्चर में कोई रेमेडी यही है कि आपका जब तक रेंट से आपका प्रॉफिट नहीं आता है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ना सूट फॉर सेल कर सकते हैं या फिर सूट फॉर कुछ और कर सकते हैं। सिर्फ एक ही रेमेडी है, अगर पोजीशन मॉर्गेजर ने नहीं दिया तो मॉर्गेज आपका पोजीशन ले लेगा, कोर्ट में केस करेगा, मुझे पोजीशन दो, ठीक है ना। यूसुफ्रक्चर क्लियर। अभी यहाँ पे आता है इंग्लिश का कॉम्बिनेशन क्या है, ये सिंपल और ये मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें पर्सनल लायबिलिटी भी है और यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र कर देता है। अगर पेमेंट हो जाता है तो फिर आपका रीट्रांसफ़र कर देगा, किसको, मॉर्गेजर को रीट्रांसफ़र कर देगा। अगर वो पेमेंट सपोज ड्यू टाइम में पेमेंट नहीं करता है तो उसका रेमेडी क्या है, उसका रेमेडी यही है, सेम यही इसका रेमेडी जो सिंपल का जो भी रेमेडी है वो यहाँ पे भी आ जाता है। क्या रेमेडी है, वो कोर्ट में जाके केस करेगा, कभी डिक्री फॉर सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब जो मॉर्गेजर का प्रॉपर्टी है वो सेल होगा और सेल होने के बाद जो भी प्रोसेस उसमें आएगा वो आपका एडजस्ट होगा जो मॉर्गेज मनी के जो भी ड्यू होगा, ठीक है, क्लियर। और कुछ कुछ केसेस में ये भी रिक्वायरमेंट है कि आपका ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे आपको ये करना है। एक सेकंड चलो अभी कंटिन्यू करते हैं हम लोग। डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स क्या है, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स मतलब एक बार समझ मतलब पहले बता दिए थे कि टाइटल डीड से आपको डिपॉजिट करना है, फिर उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, खाली टाइटल डीड जो भी डीड है वो उसको डिपॉजिट करना है और वो पैसा आपको मिल जाएगा। अगर पेमेंट नहीं होता है तो फिर वैसे ही आपको सूट फॉर सेल करना है, ठीक है, क्लियर। अभी आता है एनुअलिस मॉर्गेज। एनुअलिस मॉर्गेज मतलब अगर आप देखोगे जो मॉर्गेज डीड में जो भी कंडीशन है, सिंपल में ना आता है, ना कंडीशन में आता है, ना यूसुफ्रक्चर में आता है, ना इंग्लिश में आता है, नो डिपॉजिट टाइटल में आता है, तो वो बन जाएगा एनुअलिस मॉर्गेज, क्लियर। ये कंडीशन की ये पांचों के कंडीशन जो भी अगर टू और मोर और ऑल अगर सारा कंडीशन हो या फिर दो से ज़्यादा कंडीशन हो तो फिर वो एनुअलिस मॉर्गेज बन जाएगा, या फिर कोई भी कंडीशन इसमें नहीं है तो भी वो एनुअलिस के मॉर्गेज के अंडर आ जाएगा। और इसमें रेमेडी क्या है, इसमें रेमेडी डिपेंड करता है, अगर थोड़ा सिंपल का है तो फिर उसमें पर्सनल लायबिलिटी होगा, तो डिपेंडिंग अपन टर्म्स जो भी मॉर्गेज डीड में लिखा होगा उसी टर्म्स के हिसाब से आपका उसका रेमेडी बन जाएगा। तो ये है आपका टाइप्स ऑफ मॉर्गेज और उसमें क्या क्या रेमेडी है। और थोड़ा कंप्लीट ज़्यादा रेमेडी का हम लोग रिवाइज कर देते हैं जल्दी से। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की टाइप्स ऑफ मॉर्गेज में क्या क्या रेमेडी है, तो ये थोड़ा जल्दी से हम लोग रिवाइज कर देते हैं रेमेडी क्या क्या है। रेमेडी सिंपल में पर्सनल लायबिलिटी है, इसलिए क्या करेगा, सूट फॉर डिक्री फॉर सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, मतलब मैं मॉर्गेजर हूँ, मॉर्गेजी क्या करेगा, कोर्ट में सेल करेगा जो भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है उसको क्या करना है, उसको सेल करना है, सेल करके जो पैसा आएगा वो मॉर्गेज को पेमेंट करना है, ठीक है,
इसमें अभी कंडीशनल सेल में क्या है, कंडीशनल सेल में ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो गया है, तो उसमें क्या करेगा, उसमें सूट फॉर फोरक्लोजर होता है, सूट फॉर फोरक्लोजर। फोरक्लोजर मतलब मॉर्गेजी एक कोर्ट से एक डिक्री लाएगा कि परमानेंटली डिबार किया जाए मॉर्गेजर को, वो जो अपना जो राइट ऑफ रिडेम्पशन है वो एक्सरसाइज ना कर पाए। मतलब कोर्ट ये डिक्री करेगा कि जो मॉर्गेजर है वो अपना प्रॉपर्टी रिलीज़ नहीं कर पाएगा या फिर पेमेंट नहीं कर पाएगा, प्रॉपर्टी परमानेंटली मॉर्गेजी का हो जाएगा। ठीक है, अभी यूसुफ्रुक्चर क्या क्या है, यूसुफ्रुक्चर का ना ही सूट फॉर सेल है, ना ही सूट फॉर डिक्री फॉर फोरक्लोजर। इसमें क्या है, फिर इसमें कंडीशंस ये है कि जो रेंट है प्रॉफिट से उससे आपका मॉर्गेज मनी लिया जाएगा। इसीलिए इसमें सिर्फ अगर पोजीशन डिलीवर नहीं किया होगा तो उसमें सिर्फ डिलीवरी ऑफ पोजीशंस के लिए आप रेमेडी है। मतलब अगर पोजीशंस नहीं दिया, मतलब मॉर्गेजर अगर मॉर्गेज को पोजीशन नहीं दिया होगा तो वो डिलीवरी पोजीशन के लिए सेल कर सकता है। अभी इंग्लिश के पास आता है, ये जो इंग्लिश है ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल और कंडीशनल सेल है। तो यहाँ पे ये जो है सूट फॉर सेल और डिक्री फॉर सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे भी सेम है, सिर्फ इतना ये डिफरेंट है कि यहाँ पे परमिशन ऑफ कोर्ट चाहिए और यहाँ पे कुछ कुछ केस में बिना परमिशन के भी सेल हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मॉर्गेज कंडीशंस, एज जो भी मॉर्गेज डीड में अगर दिया गया तो उसके हिसाब से होता है। और डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स में रेमेडी क्या है, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स में मतलब आप आइदर सूट फॉर सेल करोगे या फिर डिलीवरी करोगे। ठीक है, बट नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली सूट फॉर सेल होता है, मतलब प्रॉपर्टी को जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसको सेल किया जाएगा, जो सेल्स जो आएंगे पैसे उससे आपका मॉर्गेज का जो अमाउंट है प्रीपे किया जाएगा। बाकी एनोमलस ये तो बच्चे कुछ भाई साहब हैं, तो जो भी इनका कंडीशंस होगा उसी हिसाब से आपका, मतलब जो मॉर्गेज के जो कंडीशंस होंगे उसी हिसाब से आपका रेमेडी अगर होगा। सूट फॉर सेल होना मतलब ये नेचर अगर सिंपल टाइप का नेचर एनोमलस में या फिर यूसुफ्रुक्चर की भी है, कॉम्बिनेशन है ये दोनों का मिला के भी, तो फिर उसमें उसी हिसाब से जो भी कंडीशंस मॉर्गेज डीड में जो कंडीशन दिया गया उसी हिसाब से आपका रेमेडी होगा। तो ये है आपका सेक्शन 58 और इसमें टाइप्स आपको और थोड़ा रैपिड रिवीजन कर देते हैं। सिंपल मतलब 58B, कंडीशनल सेल मतलब C यहाँ पे है तो इसीलिए 58C, और E है तो 58E, और डिपॉजिट ऑफ टाइटल मतलब 58F, एनोमलस मतलब 58G। ये बच्चे कुछ जो है वो एनोमलस में आएगा। और ये है यूसुफ्रुक्चरी। यूसुफ्रक्ट ये वर्ड का मतलब है रेंट्स और प्रॉफिट्स, मतलब मुझे रिपेमेंट नहीं करना है, मेरा प्रॉपर्टी मुझसे रिपेमेंट करेगा। मैंने लोन लिया है तो मैं भी रिपे नहीं करूँगा, मेरा प्रॉपर्टी से जो भाड़ा आएगा उससे वो रिपेमेंट होगा, जितना लंबा हो, 20 साल 25 साल 30 साल, कुछ केसेस में 100 साल भी लग जाते हैं, और ये वैलिड है। जनरली मार्केट में नहीं होता है, मार्केट में तो यही चलता है आपका, ये सिंपल चलता है। आप बैंक से जाओगे तो यही इसी हिसाब से आपका काम चलता है सिंपल मॉर्गेज में। और कुछ केसेस में डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स भी होता है आपका। मैंने बताया ना कि साउथ इंडियन मूवी में आप देख लेना, वो पट्टा उससे ले लेता है, तो उसी केस में यही है। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको स्टिल आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये वीडियोज़ अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और डेफिनेटली हमारे चैनल लॉ ज्ञान भारत चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे जो वीडियोज़ हम लोग डालेंगे उसमें आपको नोटिफिकेशन भी जाएगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।